नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। जातीय जनगणना आज देश का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। भारत पाकिस्तान वार होगा नहीं होगा ये अलग विषय है, अलग मुद्दा है, लेकिन आज और आने वाले लंबे समय तक जातीय मुद्दा बना ही रहेगा। हर चुनाव में थोड़ा गरमा जाता है मुद्दा। यादव लोग चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, मेरी उपलब्धि है। लालू यादव कह रहे हैं कि कान उमेट करके संघियों से हमने जातीय जनगणना करने के लिए मजबूर कर दिया। तेजस्वी यादव इसका श्रेय अलग ले रहे हैं, राहुल गांधी अलग श्रेय ले रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम बात करेंगे यादवों की राजनीति की। हमारे साथ पंकज चौरसिया हैं, जाति के डॉक्टर। इनको अब कहा जाने लगा है कि देश में जाति की बात कर रहे हैं तो पंकज चौरसिया से पूछ लीजिए। और बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। कई मामलों में तो इनको लक्षित भी कर दिया है, कुछ कुछ समुदायों ने टारगेट बना लिया है अपना। बहरहाल, लेकिन हमारा ये स्पष्ट मानना है कि जो यादव आज ज्यादा चीख रहे हैं कि हमने ये जाति जनगणना किया, समाजवाद का हवाला देते हैं कि हम समाजवादी असली हम ही हैं, इसीलिए हम जाति जनगणना पर जोर देते रहे, हमने क्रांतियां की, आंदोलन किए, आज उसका फलाफल मिल रहा है कि तमाम पिछड़ी जाति के लोग, अति पिछड़ी जाति के लोग आगे बढ़ रहे हैं राजनीति में और अन्य क्षेत्रों में। सवाल ये उठता है कि सबसे ज्यादा जो अभी तक जातीय जनगणना को लेकर विश्लेषण आया है उसमें यह कहा जा रहा है कि सबसे अधिक क्षति यादवों को होगी, क्योंकि लगभग 15% उनकी आबादी है और उससे कई गुना अधिक राजनीतिक भागीदारी उनके पास है। पंकज भाई, इसे कैसे देखा जाए? क्या यादवों को हकमारी छोड़नी होगी, बदलेगी कुछ राजनीति, या यादवों को इससे लाभ होगा? नहीं, सबसे पहले तो मैं इसके जो बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जो ये श्रेय ले रहे हैं राहुल गांधी या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव या फिर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव, एक तो ये श्रेय लेना ही मतलब गलत है। क्योंकि ये अभी हाल ही में जो 2 आर्टिकल लिखे हैं, एक प्रभात खबर में और अमर उजाला में लिखा है। उसमें मैंने बताया कि 1977 का जब चुनाव हुआ, तो उस समय 1977 में जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं कर्पूरी ठाकुर, वो मुख्यमंत्री बने। उसके कुछ समय बाद 1977 में ही जो है 78 में रिजर्वेशन वो लागू करते हैं, लेकिन 78 में रिजर्वेशन लागू करने से पहले वो क्या करते हैं, एक माहौल बनाते हैं इसके लिए। और उनके साथ जो सांसद थे वो थे राम अवधेश सिंह, जो वो जात से यादव ही थे, लेकिन वो तेज तर्रार थे और उनके माध्यम से वो संसद के अंदर कालेलकर कमीशन के रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए कहते हैं और कास्ट सेंसस की भी बात करते हैं। चूँकि उस समय मंडल कमीशन बना नहीं था, इसलिए कालेलकर था और उसी को लागू कराने के लिए वो हमेशा बोलते रहते थे। तो ये बात संसद में रिकॉर्ड है, वो कोई चाहे तो देख सकता है। तो वहाँ से बात उठती है, लेकिन उस समय इतनी ओबीसी के अंदर इतना अवेयरनेस नहीं थी कि वो बात विश्वविद्यालय तक पहुँच पाए और एक मीडिया के थ्रू पहुँच पाए और लोगों तक पहुँच पाए कि एक एक चेतना का निर्माण हो सके। तो यहाँ यहाँ तो उनके सारे फैक्ट्स या सारे दावे गलत हो जाते हैं। दूसरा, जब वर्गीकरण लागू होता है बिहार में, जब आरक्षण के साथ वर्गीकरण लागू होता है, तो उसमें क्या अपर कास्ट, क्या ओबीसी की मजबूत जातियाँ, सारे लोग उनको टारगेट करते हैं, कर्पूरी ठाकुर को। अपर कास्ट इसलिए नाराज होता है और गाली देता है कि इन्होंने आरक्षण लागू कर दिया, और ओबीसी इसलिए नाराज होता है, ओबीसी की जो प्रभुत्वशाली जातियां हैं, कि इन्होंने वर्गीकरण करके लागू किया है, और उसको वो इस तरह से अपमानित करते हैं, बोलते हैं बढ़िया आरक्षण है। तो कर्पूरी ठाकुर का उन्होंने अपमान किया। लालू यादव के बारे में आप जानते हैं कि वो कपटी ठाकुर कहते थे, वो कई जगह रिकॉर्डेड है। तो ये जो पृष्ठभूमि है। दूसरा, आप देखेंगे कि जब लालू यादव की जो पॉलिटिक्स शुरू होती है, उसमें यादवों की, जो बिहार की स्पेशली मैं बात करूँ, कि यादवों के जो एमएलएज हैं वो इंक्रीज हो रहे होते हैं। और आप देखेंगे लालू यादव की गवर्नमेंट जब बनती है तो उसमें सबसे ज्यादा, अब तक सबसे ज्यादा यादव विधायक होते हैं। और आपके पास नंबर्स होंगे, आप कभी भी उस पर बातचीत कर सकते हैं। अभी आप वर्तमान में देख लीजिए, उनकी आबादी जो है वो 14.27%, मतलब 14.2% के करीब वो हैं, और उनके एमएलए जो है वो 52 हैं। मतलब उनका लगभग 2 गुने के करीब है जो नीचे मैं दिखा बनते भी हैं। रहा हूँ स्क्रॉल हाँ, में, तो मैं दिखला भी रहा हूँ। और दर्शकों को बता दें कि स्क्रॉल में ये भी चल रहा है कि यादव जाति किन किन नामों से देश में जानी जाती है। किसी तो प्रदेश में वो उनका नाम कुछ है, किसी हाँ, प्रदेश में कुछ है, तो ये भी हाँ, हम स्क्रॉल में दिखा रहे हैं। वो तो एक अलग अलग विषय है। लेकिन अब ये जब आप ओवर रिप्रेजेंटेड है पॉलिटिक्स में, तो और यही ये आर्गुमेंट दे रहे थे ये लोग कि इससे जो है हम प्रोपोर्शन में रिजर्वेशन या और प्रोपोर्शन में हम रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो फिर 2024 का मतलब कास्ट सर्वे हुआ बिहार में, उसके बाद 2024 का चुनाव हुआ, उसमें कितने पिछड़ों को इन्होंने टिकट दिया? या केवल पिछड़ों की बात नहीं, उन समुदायों को आपने कितना दिया जिनकी संख्या
जितने परसेंट थी। आपने एक भी टिकट नहीं दिया इस तरह से। आज मुसलमानों की तो यादव 17% एक चीज आबादी। पे चिल्ला चिल्ला कर यादव जाति के नेता कहते हैं, नेता ही क्या प्रबुद्ध वर्ग भी उनका ये चिल्लाता है नहीं, कि जिसकी हाईली जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी चाहिए। सवर्णों ने हकमारी की है सबकी। नहीं, ठीक है उन्होंने की है, लेकिन आपने भी तो की है। अच्छा। उन्होंने की है, उन्होंने की है, वो सच है और दिख भी रहा है, वो लगभग वो स्वीकार भी करते हैं और कभी बहुत सारी बातों पे वो बोलते भी नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने की है। लेकिन इन्होंने तो अभी तक स्वीकार ही नहीं किया इन्होंने हकमारी की है। सबसे बड़ा जो नुकसान होने जा रहा है पॉलिटिक्स में वो यादवों का ही होना है। और ये अनकॉन्शियस और मतलब उसको बोलते हैं अनकंडीशनल क्या होता है, एलाई होता है। जैसे मैं बिहार जाता रहता हूँ तो देखता हूँ कि जब किसी पिछड़ी जात से बात करो तो वो ये बोलते नहीं कि मैं लोहार हूँ या मैं सुनार हूँ या मैं ये जात गडरिया हूँ, ये हूँ, या मैं मेरी जात की जनसंख्या इतनी है। वो सीधे बोलता है मैं पिछड़ा हूँ और मेरी आबादी 36% है। जब आप यादव से बात करेंगे, कोयरी से बात करेंगे, कुर्मी से बात करेंगे तो ये बात नहीं बोलता है कि वो ओबीसी है या पिछड़ा है। वो सीधे ये बोलता है कि मैं यादव हूँ और मेरी आबादी इतनी परसेंट है। तो ये जो घमंड आया है तो उस घमंड के खिलाफ क्या होता है कि दूसरी जातियां जो अनकंडीशनल जो है एलाई कर लेती हैं और वो इनके खिलाफ वोट कर देती हैं। जैसे यूपी के बारे में एक बात बोली जाती है, मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, केवल एक फैक्ट से असहमत हूँ। वो है कि 86 में 56 एसडीएम बना गए। वो गलत, सरासर गलत था। लेकिन ठीक है वो गलत था। तो फिर यहाँ पे अगर वो बोलते हैं कि बीजेपी ने ऐसा नैरेटिव बनाया और इससे यादवों को भड़काया या दूसरी जातियों को यादवों के खिलाफ भड़काया। ठीक है, तो फिर बिहार में ऐसा क्या है कि वहाँ पे तो ऐसा 86 में 56 एसडीएम भी नहीं बने, वहाँ तो और भी कुछ नहीं है, तो फिर वहाँ की पिछड़ी जातियां यादवों के खिलाफ क्यों? तो मैं शुरू डे वन से कह रहा हूँ कि ये जो नंबर्स में बड़ी जातियां हैं, ये इनको पॉलिटिकल प्रिजनर बनाने की ये रणनीति है भाजपा की। और भाजपा ने इसको बेखूबी जो है, क्योंकि सरकार उसी ये डेटा जो है उसी को रिलीज करना है, कास्ट सेंसस उसी को करवाना है, उसी के रिजीम में होना है। तो वो अब डेटा के साथ खेलना होता है। तो डेटा के साथ खेलना जब होता है तो जो ज्यादा जागरूक होगा वही डेटा के साथ खेल पाएगा। और यादव इतना हाईली पोलिटिसाइज हो गया है कि बस उसको राजनीति दिखती है। और राजनीति जब दिखती है तो मल्टी डायमेंशनल सोच नहीं पाता है कि डेटा के साथ क्या करना है, डेटा कैसे हमारे खिलाफ यूज हो सकता है या डेटा हमारे हमारे लिए कैसे यूजफुल हो सकता है। उसको ये जानकारी है ही नहीं। और मैं डे वन से कह रहा हूँ कि ये उनको नुकसान करेगा, लेकिन वो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है उनको। तो आंकड़े से की बाजीगारी कैसे करेगी केंद्र सरकार? कैसे यादवों को नुकसान होगा? या ये सिर्फ नुकसान एक ये भ्रम हो फैलाया जा रहा है कि यादवों को क्षति होगी, यादव एग्रेसिव नहीं, ये होकर वोट बैंक है? नहीं, नहीं, ये आप यूपी में देख लीजिए और बिहार, 2 जो स्टेट जो हैं अगल-बगल हैं, आप देख लीजिए यहाँ पॉलिटिक्स बिल्कुल कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बिहार में बहुत ज़्यादा है। यूपी के अंदर इतनी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं है। इसके बाद भी जो गुस्सा है वो दोनों राज्यों में से एक कॉमन चीज़ है, वो है यादवों के खिलाफ गुस्सा होना। और बिहार में तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि वहाँ कास्ट बेस्ड पूरी पॉलिटिक्स है तो गुस्सा भी ज़्यादा है। तो नुकसान इसलिए करेगा कि जब संख्या में कोई भी, मैंने पहले ही बताया कि संख्या में जब जातियां ज्यादा होंगी कोई भी, तो उसके खिलाफ ऑटोमेटिक एक एलाई बन जाता है। छोटी छोटी जो नंबर्स में कम जातियां हैं, क्योंकि ये करते क्या है, जब इनकी सत्ता आती है तो ये जो छोटी जातियां हैं, छोटी जातियां इन द सेंस की जो नंबर्स में कम है और जो पॉलिटिकल एम्पावर्ड नहीं है, उनको ये लोग परेशान करते हैं। और वो क्योंकि वो जवाब दे नहीं सकते हैं तो क्या करते हैं, वोट के माध्यम से जवाब देते हैं। पहले ये था कि बूथ कैप्चरिंग होता था बिहार में, या पूरे देश में होता था, लेकिन बिहार और यूपी ज्यादा बदनाम था और होता भी था, सच था ये। तो बूथ कैप्चरिंग करने वाली कौन सी जातियां थी और बूथ कैप्चरिंग होता किसका था? बूथ लूट जो होती थी या जो वोटिंग नहीं कर पाते थे वो थी पिछड़ी जातियां और जो दलितों में भी महादलित जातियां। और बूथ कैप्चरिंग करने वाली कौन सी जाति थी? या तो भूमिहार था, या यादव था, या राजपूत था, और या फिर पासवान था। यही 4-5 जातियां वहां बूथ कैप्चरिंग करती थी। तो अब जो जो वोट डाल नहीं पाते थे अब वो वोट डाल पा रहे हैं। इससे क्या होता है, वोट पिछड़ी जातियों का है तो वोट बड़े संख्या में डाल रहे हैं और इनके खिलाफ डाल रहे हैं। और जो रिजीम रही है 1995 से लगा के और 2005 के पहले तक, उसमें आप देखेंगे सबसे ज्यादा तो जो लोगों ने झेला है वो इन्हीं की गवर्नमेंट्स ने झेला, इसलिए इनके खिलाफ वोट करते हैं। नहीं, ये तो सामाजिक और राजनीतिक जो स्थिति है व्यवहारिक तौर पे, ये आपने बताया। मेरा जी सवाल यह है कि केंद्र सरकार आंकड़ों को कैसे इस्तेमाल करेगी यादवों के खिलाफ? क्या बाजीगरी हाँ, करेगी? एक तो जैसे आप अभी पूरे 2014 के बाद से बीजेपी की आप स्ट्रेटेजी देखिए कि वो यूपी में जब चुनाव लड़ते हैं तो गैर यादव गैर जाटो करके लड़ते हैं और उसमें सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। आपके बिहार में थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन वो फिर भी वो क्योंकि लालू यादव जिंदा है, उनका ये जो रिजीम रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो उसको वो इस्तेमाल करके जंगल राज का उपाधि देके और उसके खिलाफ यूज कर लेते हैं। मतलब वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि यादवों का राज आएगा तो आप जंगल राज आएगा। आप हरियाणा का भी रिसेंटली चुनाव हुआ, जाटों के खिलाफ उन्होंने मुहिम चला के और जो अति पिछड़ी जाति हैं और दूसरी अन्य जातियां हैं उनका वोट लेके और सरकार बना ली।
आप चले जाइए महाराष्ट्र में, वहाँ का जो सबसे डोमिनेंट जात है वो कुणबी है, वो मराठा है। उसके खिलाफ उन्होंने कैंपेन चला के और पॉलिटिक्स को सक्सेसफुल कर लिया अपने लिए। तो इस तरह से वो डेटा को यूज़ करेंगे। दूसरा इसमें जो दिक्कत आने वाली है, क्योंकि कोई इंडियन गवर्नमेंट के पास या इंडिया के पास एंथ्रोपोलॉजिकल डेटा इतना इम्पोर्टेंट या इतना महत्वपूर्ण है नहीं कि वो उसको कर पाएँ। तो इसकी प्रैक्टिस में बहुत सारी जो प्रैक्टिस होगी इसकी कास्ट सेंसस की, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएँगी। जैसे अगर आप 1872 वाला अगर सेंसस देखेंगे और इसके बाद आते-आते धीरे-धीरे जो उसके बाद वाले सेंसस देखेंगे, तो उसमें 72 वाले में बहुत सारी गलतियाँ हैं। उसके बाद थोड़ी कम गलतियाँ, उसके बाद क्योंकि अंग्रेज़ों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो मतलब ये भारत है कैसा? जातियों का जो देश है, वो किस टाइप से काम करता है। तो उन्होंने बहुत गलतियाँ की इसकी, लेकिन उन्होंने धीरे-धीरे सुधारा है। अब लेकिन 100 साल से कोई डेटा ही नहीं कलेक्ट किया है आपने, तो उसमें गलतियाँ ये आने वाली हैं, क्योंकि एक तो ये हेटेरोजेनियस पूरा क्लास है ओबीसी। उसमें कोई जात जो है सेंट्रल लिस्ट में जनरल में है, तो स्टेट लिस्ट में ओबीसी है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि स्टेट लिस्ट में जनरल में है, स्टेट लिस्ट जनरल में है, तो सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी है। कई बार ऐसा हो कि कोई जात किसी स्टेट में ओबीसी है, तो किसी स्टेट में एससी में है, किसी स्टेट में एससी में है, तो किसी स्टेट में जनरल में है। आप जनरल की बहुत सारी जातियां ओबीसी हैं, और बहुत सारी जातियां जो हैं कहीं कहीं ट्राइब भी हैं जनरल की। बहुत सारी जातियां जो हैं वो जैसे आप धोबी ले लीजिए, धोबी बहुत सारे स्टेट्स में ओबीसी है, तो बहुत सारे स्टेट में शेड्यूल कास्ट में है। तो अगर ये अगर आप उनको काउंट कैसे करेंगे, क्योंकि आप भारत पूरे पैन इंडिया डेटा कलेक्ट करेंगे, तो मान लीजिए महाराष्ट्र का जो धोबी है उसको आप किसमें डालेंगे? सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी काउंट करेंगे, या क्योंकि वो तो वहां पे ओबीसी में आता है, और सेंट्रल लिस्ट में वो, और फिर आप उत्तर प्रदेश का जो धोबी है वो स्टेट लिस्ट में शेड्यूल कास्ट में आता है। तो उसको काउंट कैसे करेंगे? ये बहुत बड़ी टेक्निकलिटी जो है वो आने वाला है आने वाले समय में इनके लिए। अब वो कैसे करते हैं, उनके पास लोग होंगे, वो बुद्धिमान है हमसे ज्यादा। हम वो तो बाद की बात है। लेकिन दूसरा, टाइटल्स में भी बहुत सारे दिक्कतें आने वाली हैं। टाइटल्स में क्या होगी, मान लीजिए कोई नायर है, तो NAIAR भी लिख सकता है और NAYAR लिख सकता है। अब नायर को आप किसमें रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी जातियों के अंदर जो एजुकेशन नहीं हुआ या अवेयरनेस नहीं है, तो उनको पता ही नहीं वो आते किस कैटेगरी में है। उनको अपनी जात, बहुत सारे जातियों को तो अपनी जात ही नहीं पता है, क्योंकि खाना बदोश जो है उनको जाति नहीं पता है, जात प्रधान देश होने के बावजूद भी। तो ये सारी नहीं, जाति दिक्कतें तो आने सबको वाली। पता है। नट नहीं नहीं, और बहुत नट हम जानते हैं कि वो नट है। क्या अच्छा, नट वो को नहीं नट जानते। पता है कि वो उनको पता है कि वो नट है? क्योंकि हम जागरूक हैं, हम अवेयर हैं इन जातियों से, इसलिए हमको लगता है। तो ये सारी दिक्कत आने वाली है। दूसरा, जब जब कोई भी जात संख्या में ज्यादा होगी और जब उसका डेटा आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसको यूज करना बहुत आसान हो जाता है। आप मान लीजिए कि यादव की संख्या 15% आ गई पैन इंडिया लेवल पे, तो दूसरी जातियां कौन कौन सी जातियां जो उनके खिलाफ है, अब उनको जो आप है कंपाइल कर लीजिए और उनके खिलाफ नैरेटिव बना के चुनाव जीत लीजिए, जो बहुत आसान होने वाला। दूसरा, इन जातियों के अंदर जो बड़ी संख्या में जातियां, पूरा खेल जो है नंबर्स का है। तो नंबर, ये जातियां इतना हाईली पोलिटिसाइज हो चुकी हैं कि इनको हमेशा दूसरे डेवलपमेंट से ज्यादा इनको अच्छा डेवलपमेंट लगता है पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट होना। और इस जात का हर एक बच्चा चाहता है कि वो मुख्यमंत्री बने और चीफ मतलब प्रधानमंत्री बने उसका, उसी जात का। और वो खुद जो है या तो विधायक बने या एमएलसी बने या राज्यसभा जाए, कुछ ना कुछ वो बनना ही चाहता है, वो भी पॉलिटिक्स में। दूसरे और क्षेत्र में वो जाना नहीं चाहता है। अभी आप देखेंगे कि जब से जैसे यूपी में जब से सरकार गई है, तब से वो दूसरे दूसरे क्षेत्रों में मूव हो रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा दिन तक मूव नहीं हो सकते, क्योंकि उनके अंदर जो हाईली पोलिटिसाइजेशन जो हुआ है वो उसको रोक के रखता है। तो आप जो बात कर रहे हैं, इसी बात की पुष्टि तो डीपी यादव ने की थी। बिहार से सांसद थे, उन्होंने एक बुकलेट छापा था कि लालू यादव के आने के बाद यादवों को कैसे शिक्षा से वो दूर चले गए। यादव आईएएस नहीं, ये आईपीएस और डॉक्टर इंजीनियर उनके यहाँ बनना बंद हो गए, कम हो गई संख्या काफी। बिल्कुल वही ये सच बात है। आप। देखो 10 साल से यूपी में सरकार नहीं है समाजवादी पार्टी की। तो बहुत सारे यादव जो हैं वो पढ़ाई के क्षेत्र में मूव किए हैं, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं हो सकता है, क्योंकि जो पॉलिटिकल इंस्पिरेशन है इनके अंदर वो बहुत ज्यादा है, या पॉलिटिसाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा हुआ है अन्य जातियों की अपेक्षा। तो ज्यादा दिन तक या पॉलिटिक्स से दूर हो नहीं सकते, क्योंकि जो बहुत शॉर्ट टर्म में जो फायदा हो सकता है वो है पॉलिटिक्स में। एजुकेशन में क्या है, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपनी उम्र खपाएंगे, और सक्सेस होगी या नहीं होगी ये कोई गारंटी नहीं है। तो पॉलिटिक्स में क्या है कि एक बैकअप मिल जाता है, ठीक है कुछ नहीं करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तो हमारे दादा परदादा और जीजा फूफा जी जो है चीफ मिनिस्टर हैं, और उससे ठेका ठेका ले लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा। यादवों को मतलब सर्वाधिक क्षति होगी इस जाति जनगणना से। आज जो जाति जनगणना
कराने का श्रेय वही खुद ले रहे हैं। उल्टा हाँ, दांव भी बिल्कुल पड़ सकता है राजनीति में, ये जाति नहीं, जनगणना यादवों को उछलने में कहीं उल्टा दांव न पड़ जाए। एक तो देखो कोई भी आप यादव यूपी का हो या बिहार का, बिहार में जबकि वर्गीकरण है, सारे लोग कास्ट सेंसस का डिमांड कर रहे थे, लेकिन कोई भी यादव या कोई भी ओबीसी की ऊपर वाली जातियां वर्गीकरण का समर्थन नहीं कर रहे हैं, उसके साथ ये डिमांड नहीं कर रहे हैं कि कास्ट सेंसस भी होना चाहिए और वर्गीकरण होना चाहिए। तो उनको ये अब तो डर है। ये हो गया, हाँ हाँ, बोल लीजिए, पूरी बात क्योंकि कर लीजिए। वो कह रहे हैं कि हम न्याय के साथ करें, तो न्याय तो ये है कि जब जो जातियां कह रही हैं कि वर्गीकरण करिए क्योंकि हमें अपना अधिकार नहीं मिलता है या हमें अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, तो उनकी डिमांड को बात नहीं कर रहे, लेकिन वो अपनी डिमांड हमेशा बात करते हैं कि वर्गीकरण कास्ट सेंसस होना चाहिए, लेकिन वर्गीकरण को लेकर कोई बात नहीं करते। दूसरा जो दिक्कत आने वाला है, जब वर्गीकरण होगा तो ये अपने आप जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन को जब वर्गीकरण किया जाएगा तो फिर नुकसान अल्टीमेटली किसका होगा, उन्हीं का होगा। अगर आप वर्गीकरण नहीं करते हैं और कास्ट सेंसस करवा देते हैं और कास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग आपने रिजर्वेशन को इंक्रीज कर दिया, तो जॉब्स तो लिमिटेड हैं, जॉब्स लिमिटेड हैं और पढ़ने वाले जातियों की संख्या भी, उनके अवेयरनेस भी उनके अंदर ज्यादा है, तो उनके कैंडिडेट्स भी ज्यादा हैं। कैंडिडेट्स ज्यादा है तो जो मान लीजिए अभी 5 सीट आ रहा है ओबीसी के अंदर, कल मान लो रिजर्वेशन बढ़ जाएगा तो 10 आएगा, तो 10 आएगा तो 10 में 9 सीट किसको मिलेगी, मिलेगी उन्हीं जातियों को जो पढ़ लिख रहे हैं, और पढ़ लिख इसलिए रहे हैं क्योंकि उनके पास जमीन है, उनके पास अवेयरनेस है। दूसरी जातियों के पास ना जमीन है पढ़ने के लिए, ना अवेयरनेस है, तो वो रिजर्वेशन का बढ़ाने का कोई मतलब है ही नहीं, जब तक कैटेगराइजेशन करेंगे नहीं आप। इसमें तो एक क्षति यादवों को ये भी होगी कि कहीं यादव यादव लिखते हैं, कहीं अहिर लिखते हैं, कहीं गडेरिया भी हैं, कहीं कृष्णौठ मजरौठ हैं, तो उनकी उपजातियों की अगर गिनती होकर के सार्वजनिक हुआ है, यादव शब्द हटा करके, या यादव की संख्या जैसे होगा, जैसे बनिया को बता दिया गया कि लगभग 3%, 2.5% बनिया है, लेकिन वैश्य जातियों की अगर संख्या जोड़िएगा तो 22-25% चला जाएगा। तो यादवों में भी अभी तो कई जातियां हैं। नहीं नहीं, ये जब कास्ट सर्वे हो रहा था बिहार में, तो हम लोगों ने बताया था कि अगर आप काउंट कर रहे हैं तो सब सब कास्ट को भी काउंट करिए। तो हाँ इनमें क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल जो पॉलिटिसाइज जो कास्ट हो चुकी है या पॉलिटिकल जो कास्ट है, तो उसमें अंदर क्या हुआ कि उन्होंने अपने टाइटल सब कास्ट को असिमिलेट कर लिया है या क्लब कर लिया, अम्ब्रेला में लेकर आए। लेकिन जो हाँ जो जातियां अभी पॉलिटिसाइज नहीं हो पाई हैं ज्यादा, उन्होंने क्या किया, वो कास्ट और सब कास्ट में बटे हुए हैं, तो वो अपना सब कास्ट अलग काउंट कराते हैं। इन्होंने बहुत चालाकी से, या कह लीजिए कि इनके अंदर जागरूकता ये आई, आवश्यकता भी नहीं और थी। जी तो जी। हाँ, तो ये इन्होंने क्या किया, कसनौत मंझरौत ये सारे लोग अपनी एक जगह काउंट करेंगे, और दूसरी जो जातियां संख्या में हो सकते हैं ज्यादा हों, उनको लेकिन बांट वो के करें। बाय हाँ बाय वो क्या हो जाएंगे, वो बट जाएंगे और उनकी संख्या आ नहीं पाएगी। तो ये तो प्रॉब्लम आने वाली। लेकिन अभी इस बार क्या होगा, आप 1872 इकहत्तर वाली आप सेंसस देखेंगे, इसके बाद जो लास्ट कास्ट सेंसस हुआ है 1931 वाला, उसमें देखें तो उसमें जो जातियों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है। इस बार ऐसा होगा कि कास्ट की संख्या बढ़ उस जाएगी। मुद्दे पर फिर हम कभी बात कर लेंगे। पंकज भाई, आपने यादवों को कितनी और कैसे क्षति होगी ये स्पष्ट पूरी तरह बता दिया गया, और अब लगता है कि ये वीडियो देखने वाले यादव समझ जाएंगे कि जो वो श्रेय लेने की होड़ मचा रहे हैं, कहीं ऐसा ना कि उनको क्षति हो जाए। तो इस मुद्दे पर बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर